दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार भी जो है जैसे तैसे करके बन चुकी है। हालांकि उसका अभी जो फ्लोर टेस्ट है वो अभी भी बाकी है, लेकिन कुल मिला के मोदी साहब ने मतलब कि 240 आते ही ये जो है मन बना लिया कि कैसे भी करके सरकार तो बनाएंगे और फिर इटली भी जाके आएंगे। खैर, ये सब तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में एक बड़ी गजब की जो है बातें हैं, अंदर की बातें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो एक डिबेकल हुआ है उसको लेकर जो है अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग माध्यम से आ रही है। ऐसी एक खबर जो है वो द प्रिंट में छपी है। शंकर निमेश जो बहुत अच्छे पत्रकार है, उन्होंने वो खबर लिखी है। उस खबर में बड़े एक गजब का खुलासा ये हुआ है। उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया है उस खबर में कि भाई भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो एक डिबेकल हुआ, मतलब कि वहां उनकी हालत जो खराब हो गई, उसके पीछे वहां के एमएलए, वहां के सांसद और साथ साथ वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कि सरकारी मशीनरी का बहुत अहम पुर्जा होता है, जो कि इलेक्शन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है, इन सब ने इनका साथ नहीं दिया। किसका? भारतीय जनता पार्टी का, मतलब कि मोदी और शाह का। और उसके चलते जो है ये इनका पराजय, बहुत ही अभूतपूर्व पराजय पिछले काफी अरसों के बाद हुआ। तो हमने सोचा ये यूपी को लेकर बात है, और यूपी क्योंकि देश का दिल है, वहीं अगर आप 80 में से मैक्सिमम सीटें लाएं तो सरकार आराम से बनती है, और वहां अगर आपका डिबेकल हो तो वहां आपकी फिर टांगे कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब चीजें जो छपी भी है और सुनी सुनाई बातें आती भी हमारे साथ, तो हमने कहा कि हम क्यों ना उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ही करीब से समझते जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के जानकार हैं, आनंद वर्धन सिंह साहब, उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। और उन्हीं से जो है इस रिपोर्ट की, मतलब शंकर निमेश ने लिखा है कि एक उनके पास एक सूत्र के द्वारा जानकारी है, लेकिन आनंद जी का क्या मानना है, तो हमने कहा उनको आमंत्रित कर लेते। तो हमने उनको आज न्योता दिया, वो आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी। मेरे ख्याल से यहाँ से ऑडियो अनम्यूट हो जहाँ, अब ठीक है। हाँ जी जी तो नमस्कार मयूर भाई। जी। तो शंकर निमेश लिखते हैं आनंद जी की एक इंटरनल रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा मतलब तैयार की गई है, और अराउंड 78 से 80 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं उनके द्वारा, और वो रिपोर्ट सौंपी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बढ़ चढ़ के जो है मदद की चुनाव जीतने में, ना सांसदों ने, और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर्स या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। और कुछ ये भी लिखा गया उस रिपोर्ट में, द प्रिंट की, कि इसी के चलते कुछ 12 तबादले जो हुए डीएम के, जो योगी सरकार ने किए, वो भी उसी के चलते किए। तो ये जी इस कैसे देखते हैं, ये आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर है इसमें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बेईमानी से खेलने की। तो अगर एम्पायर मदद नहीं करता है तो वो ये भी कहते हैं कि देखिए एम्पायर ने तो और मदद नहीं की। हम लोग जब जी छोटे थे तो एक क्रिकेट में एक था कि एलबीडब्ल्यू, अगर आपका अपना एम्पायर है तो एलबीडब्ल्यू नहीं देगा, कुछ हो जाए एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता। उसी तरह की बेईमानी की बात बीजेपी के जितने लोग हैं उनको ये लगता है कि नहीं, मतलब बेईमानी तो हमारा जन से अधिकार है। तो हमारा ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इन सबके साथ साथ ये सारे लोग हमारे इस बेईमानी में हो रहे हैं। मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं। बेईमानी की स्थिति यह है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो शायद बीजेपी, और अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने मुंह से अपनी बात बहुत नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं लगातार अप्रैल से लेके 30 मई को, जो मैंने आखिरी, और 30 मई नहीं बल्कि 3 जून तक मैं लगातार मेंटेन किया हुआ था, ऑन रिकॉर्ड हूं, लिस्ट के साथ हूं। एक एक आंकड़े दिए थे कि ये लोगों की सीट इंडिया गठबंधन से कम होगी। आंकड़े के हिसाब से मेरे जो आंकड़े थे कि 34 सीट पे इंडिया गठबंधन आ गए, 18 सीट पे बीजेपी आ गए, 26 सीट पे लड़ाई, कुछ इस तरह के मैंने एक एक आंकड़े दिए। मेरा अभी भी निश्चित मानना यह है कि अगर ये निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव हुए होते तो बीजेपी की कम से कम, जो उसके अभी 36 या 34 जो भी सीटें आई हैं उसमें 20 सीटें और कम होती, बीजेपी कुछ 15 के अंदर रह गई होती।
अब मैं आपको एक दो इसलिए डिटेल दे दूं कि वो समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 50,000 की जीत हार को क्लोज माना जाता है, क्योंकि 50,000 का बेसिकली किसी भी लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में माना ही जाता है कि अगर 25,000 वोट इधर उधर हो जाते तो वो 50,000 की जीत, अगर वो इधर आ गए होते तो 25,000 से ही वो मामला स्विंग हो गया। उस रिपोर्ट को मैंने भी देखा, आपने वो भेजा था लिंक, मैंने भी देखा। अब इसमें उन लोगों के अंदर ये भी है कि भाई बीएसपी से उतनी मदद नहीं मिल पाई, वो रिपोर्ट ये भी साफ साफ कह रही है। ये भी कह रही है। हाँ, वो ये भी कह रही है कि बीएसपी से मदद नहीं मिल पाई, बीएसपी ने इसे, तो अब बीएसपी से मदद नहीं मिल पाई, डीएम से मदद नहीं मिल पाई, लेकिन मैं जो एक आंकड़े हैं वो क्या बोल रहे हैं वो मैं बता दूं। जो इस समय जो स्थिति है उसमें 36 सीट जो बीजेपी जीती है, कुल सीटें 36 बीजेपी, 43 इंडिया गठबंधन, 1 चंद्रशेखर। 33 सीटों में मुकाबला 50,000 से कम मार्जिन का है, मतलब 50,000 से कम सीटों, 50,000 से कम वोट से जीत हार हुई है, ऐसी 33 सीटें। और इस 33 सीट में 20 सीटें बीजेपी जीती। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन की हैं तो कायदे से इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी उस क्लोज उसमें अगर कंटेस्ट की। इंडिया गठबंधन केवल 33 सीट जीत पाया है। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक चीज और समझिए कि इन इन सीटों पे जहां पे बीजेपी 20 सीटों में जीती है, वहां पे 6 या 7, मुझे अभी तुरंत क्योंकि वो आंकड़ा मैं निकाल के रखा था, मिल नहीं रहा है अभी, 6 या 7 सीटों पे कांग्रेस कहीं पे भी क्लोज कंटेस्ट में नहीं जीत पाई। जो 13 सीटें जीती वो सब समाजवादी पार्टी जीती। कांग्रेस क्लोज कंटेस्ट में हार गई है, और उसका एक बड़ा कारण अब मैं आपको बताता हूं। 2-3 जगह की ये आप अपने हिसाब से भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लोगों से पूछ सकते हैं। मैं 2 जगह के नाम लूंगा। अगर शिवपाल यादव बदायूं में खुद नहीं बैठे होते तो 100% वो उनके लड़के चुनाव नहीं जीत सकते थे। अगर बलिया में सनातन पांडे नहीं बैठे होते तो 100% वो चुनाव हार गए। कारण मैं ये बता दे रहा हूं कि जब, अगर आपको याद हो कि 2 तारीख को जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था, पहली की शाम को या 2 की सुबह, जी जिसमें जी जी। उन्होंने बताया था कि अमित शाह साहब ने 150 डीएम से डायरेक्ट बात की। और ये जो रिपोर्ट आ रही है ये एक दूसरे को, और मतलब ये इस बात की परचायक है कि कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक तरह से। जी, मतलब वो बात सच साबित हो रही है कि वो हुई थी। हालांकि उनको फंसाने के लिए जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन से आया कि नहीं नहीं बताइए किससे किससे उन्होंने बात की। अरे भाई, जो इसने बात की उससे पूछो, उसका फोन नंबर चेक कराओ ना। आपके अहमदाबाद में भी तो कई बार बातें हुई थी और फोन नंबर चेक नहीं हो पाया था। और वो मैं इसलिए कह दे रहा हूं, दर्शकों को बता दूं कि जब कोई इनकाउंटर होता था तो ये जो अमित शाह ये पुराने खिलाड़ी हैं, उस एनकाउंटर वाले दिन जो इनकाउंटर पुलिस दल कर रहा होता था उनसे इनकी कम से कम बहुत बार बात होती थी। बाद में कहते थे नहीं मैं बाकी चीजें पूछ रहा था कि ट्रैफिक कैसा चल रहा है, कोई जाम तो नहीं लगा है, वो इस तरह की बातें करते थे। लेकिन उनसे उस दिन वो बहुत बात करते थे जहां इनकाउंटर है। तो मैं जिस मुख्य बात पे आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से इन्होंने बात की। उसके बाद क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने एक पॉलिटिकल मूव की। जब इन्होंने डीएम से बात कर ली तो अखिलेश यादव जी ने 2 और 3 तारीख को 75 जिले के अपने सारे जिला अध्यक्षों को फोन करके कहा कि मुझे जो मतगणना स्थल है उसके बाहर कम से कम 10,000 समाजवादी पार्टी के वर्कर्स चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होते, अगर वो वर्कर हैं तो वो वर्कर वो दबाव बिल्कुल बनाएंगे कि अगर बेईमानी करोगे तो अमित शाह तो आएंगे, तो बचाने तब आएंगे। अमित शाह का अभी, हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि वो किसी को बचाए हैं, लेकिन वो दिल्ली बैठे हैं, यहाँ पे वो बैठे हैं। और लोगों ने ऐसा कहना है, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बात वो हो जाएगी। लोगों का ये कहना था कि जब जब इस तरह की बातें आई, जहां बहुत क्लोज था और जहां बेईमानी की कोशिश की जा रही थी, तो कुछ जगह इन उम्मीदवारों ने कहा कि या तो आज आप जाएंगे या मैं जाऊंगा। अगर आपको बेईमानी करनी है तो गोली मारिए मुझे, मेरी हत्या करिए, बेईमानी करके रिजल्ट आउट कर दीजिए, और नहीं तो आप निष्पक्षतापूर्ण जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप आने दीजिए। और ये स्टैंड सब लोग नहीं ले पाए। ये बात आसान चीज नहीं होती है। नहीं होती।
इसी कारण से कांग्रेस के 5-6 जो कांग्रेस के, आप गोरखपुर मंडल के सारे वो ले लीजिए, बांसगांव, सदल प्रसाद बहुत क्लोज मार्जिन से 3-4 हजार से, अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया बहुत क्लोज मार्जिन। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये जो क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें थी, क्योंकि कांग्रेस संगठन के रूप में ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मतलब मजबूत नहीं है, उसका खामियाजा उसको इस बेईमानी का वो जवाब वहां देने की स्थिति में नहीं था जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग। हालांकि टू बी फेयर टू अखिलेश यादव ने अपने उन जलाधीशों से भी कहा था, जब मैं जिस जिले से आता हूं महाराजगंज से, वहां पे भी जैसे उन्होंने सब जगह ये कहा था कि आप इररिस्पेक्टिव कांग्रेस का प्रत्याशी है या सपा का प्रत्याशी है, अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है तो आप वहां जाइए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो शायद उतने दमखम से, जितने दमखम से भाई एक आदमी जो 5 साल उन्हीं के साथ रहा है वो रहा है, उसका दमखम, और एक आदमी जो चुनाव से पहले साथ आए हैं और वो कर रहे हैं, वो दोनों में फर्क होता है। तो जी एक चीज जान लीजिए, जो अभी भी सीट आई है वो अधिकारियों की कृपा से ही आई है। अब ये कहना कि, अब मैं एक जगह का और उदाहरण दे दूं, मेरे पास, मैं तुरंत भूल रहा हूं, 2019 का जब रामपुर का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे कुल वोट कुछ 10 लाख वोट पड़े थे। अब वो 10 लाख भी हो सकते हैं, 10.25 भी हो सकते हैं, 5 लाख। उसके बाद आजम खान की उन्होंने सदस्यता चली गई थी। वहां एक बाई इलेक्शन होता है और वहां बाई इलेक्शन में 3.5 लाख वोट कम पड़ते हैं, 3.5 लाख वोट कम पड़ते हैं, और वहां पे मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है रामपुर में, मतलब वो 52 या 56% वोटर है। तो वहां पे उन्होंने पिछली बार बाई इलेक्शन में लोगों को अपने घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। एक एक घर के बाहर पुलिस की चौकसी हो गई थी, लोगों को मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं निकल के वोट देने दिया था। अब इस बार क्योंकि दबाव भी था, इलेक्शन कमीशन भाई जब पूरे उस जगह करा रहा होता है तो उतने आप क्लोजली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, उस कारण इस बार रामपुर में पूरे वोट पड़े और रामपुर में का रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं इस बात को जो जो प्रिंट में, मैं बिल्कुल उसको मान रहा हूँ, उनकी इंटरनल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। और इसका एक उदाहरण और दे दूं, अयोध्या में वो जो बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश से, शाही जी हैं, हमारे देवरिया के ही हैं, शाही जी गए वहां पे वो पता करने के भाई जब हार गई सीट अयोध्या का, तो शाही जी और एक और मंत्री जी गए थे, वो मैं नाम तुरंत भूल रहा हूं, उसमें वो बाबा जी आ गए और बाबा जी ने डीएम को मार बुरा भला कहा। तो जब उन्होंने इतनी गाली गलौज की तो डीएम ने वो जो उनका वो था शैडो होता है जो उनको एक मिला हुआ था गार्ड, वो जब निकले बाहर तो वो शैडो जी गायब थे। तो वो इसमें गुस्सा हो गए, तो उन्होंने कहा आपको शैडो की जरूरत ही नहीं। तो बाद में उसको मतलब उसको रायता जो फैलाए थे उसको पोषने के लिए कहा गया भाई ये बाबा जी एक डीएम वाले उसमें आके ये क्यों, ये सब बातचीत क्यों हो रही तुम्हारी। तो फिर बताया शाही जी बताया जो कैबिनेट मिनिस्टर कि असल में 2 मीटिंग थी, एक मीटिंग थी जहां पे हम लोग इसलिए गए थे कि क्यों हारे, और एक सरकारी मीटिंग थी। तो वो सरकारी मीटिंग मतलब ये सब वो बेवकूफ बनाने की बात है, लेकिन ये बातें बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल तय है कि जहां जहां ये हुआ है उस पर सख्त वो किया, बहुत से लोगों के ट्रांसफर भी हुए हैं। और एक और व्यक्ति दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो पिछले 3-4 वर्षों से चीफ सेक्रेटरी बने हुए थे, शायद अब ये समझ में आ गया है कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी वहां कुछ ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए एक नए चीफ सेक्रेटरी साहब आज से आ गए हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा जी को ये ये कभी नहीं हुआ है, उनको जितने एक्सटेंशन दिए गए पिछले 2-3 साल में, क्योंकि वो पीएमओ के व्यक्ति थे, वो साफ इंगित करता है कि अधिकारियों ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन जनता का दबाव इतना ज्यादा रहता है वहां कुछ करने की मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते जी। फ्री एंड फेयर हो गया होता तो 10-20 सीटें और कम हो गई। मैं बिल्कुल आपसे इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आपने अगर देखा हो तो मैंने कुछ 8-10 दिन पहले भी एक जो है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब से बात करके एक खबर जो है सब तक पहुंचाई थी, जिसमें सर फिगर ये निकलता था कि 7 चरण के चुनाव में कुल मिला के 4 से लेके 11 दिन के अंतराल में चुनाव खत्म होने के बाद 5,13,22,173 या 273 वोट पड़े पड़े बढ़े हैं, ईवीएम में पड़े पड़े बढ़े। जैसे वो
पड़ता है ना, जो एफडी में डालते हैं पैसा, आप तो पैसा बढ़ता है एफडी में डालते हैं, वैसे ईवीएम में पड़े पड़े वो वोट बढ़े। एक और डेटा हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो शायद 1-2 दिन में निकालूंगा मैं, कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3 सीटों को छोड़ दे, पूरी जो चुनाव हुए सब सीटों पे, उनमें से सिर्फ 3 सीटें छोड़ के सभी सीटों पे आनंद जी ज्यादातर जो है वोट या तो बढ़े हैं, मतलब कि समझने वाली बात है कि जितने वोट डाले गए उससे या तो ज्यादा निकले हैं या कम निकले हैं। सिर्फ 3 सीट ऐसी हैं, लक्षद्वीप, जहां तक ठीक से मुझे याद है, हमारे गुजरात की अमरेली, और फिर दीव दमन दादरा नगर हवेली वाला, वो 3 सीटें। बाकी कोई सीट ऐसी नहीं है जहां पे अगर फॉर एग्जांपल 100 वोट डाला गया हो तो 100 ही निकला हो, कहीं 100 से ऊपर निकला है या तो कहीं 100 से कम निकला है। ये भी एक मुद्दा है, इस पर भी कोई मतलब फिगर तैयार हो रहा है तो वो करेंगे। तो चुनाव तो निष्पक्ष होते अगर आप जैसे कहते हैं, तब तो परिणाम कुछ इससे भी बहुत ज्यादा भयंकर होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो एनडीए कहता ही नहीं हूँ, एनडीए तो इन्होंने जो है अब बोलना शुरू किया, वरना ये एनडीए कहाँ कहते थे आनंद जी। जी, मैं इतना सिर्फ और कह दूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि डबल इंजन सरकार थी, यहाँ के अधिकारी डरे हुए थे, इतने प्रेशर के बाद ये है। मतलब निष्पक्ष तो आप कई जगह इस तरह के चुनाव हुए जहां पे अधिकारियों ने पूरी तरह से उसको कंट्रोल किया। गुजरात के बारे में खबर है, गुजरात के बारे में अगर थोड़ा भी निष्पक्ष हो जाता तो मतलब उसका रिजल्ट कुछ और आता। कम से कम 7 से 8 सीटें, कम से कम 7 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीतते, कम से कम। लेकिन मयूर जी, मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि हालांकि वो एक मुश्किल प्रश्न है, उसका प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर बीजेपी बेईमानी करती है तो फिर कांग्रेस शासित प्रदेश या इंडिया गठबंधन के शासित प्रदेश में ये पार्टी क्यों नहीं बेईमानी करवाती, क्यों नहीं कर्नाटक में बेईमानी करवाई जाती है, क्यों नहीं तेलंगाना में बेईमानी करवाई जाती है, क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में। मुझे लगता है वो थोड़ी नेचर की बात है। अगर आप अगर जैसे एक है ना कि अगर आप केवल झूठ बोलते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है सच बोलना, और आप अगर सच बोलते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके झूठ तुरंत पकड़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया का ये जो बीजेपी ने जिस गर्त में पहुंचा दिया है राजनीति को, आज मैं अभी देख रहा था पार्लियामेंट की कार्रवाई, मतलब धनखड़ जी को शर्म नहीं आ रही, अपना वीडियो खुद देखें, वो कितना टोका टाकी कर रहे थे। मतलब खड़गे जी बोले हैं, लगातार बोलने ही नहीं दे रहे थे भाई, बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो वो तो मतलब अच्छा, उसके बाद इन लोगों का ये है, ये सब मोदी जी से सीखने वाली बातें हैं, मतलब रोल मॉडल की तरह, कि आप गाली दीजिए और फिर कहिए देखो देखो गाली तुम बहुत देते हो। उनको ये अंदाज ही नहीं है क्या कि वो गाली दे रहे हैं। मतलब आज खड़गे जी को वो ये टोक रहे थे कि आप देखिए मुद्रा उद्रा मत लिखिए, तो उन्होंने कहा साहब मैं नहीं लिख रहा, कह रहा हूं आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये वो है, अब वो गोल गोल घुमाने लगे। फिर उन्होंने कोट किया, जब उन्होंने सरदार पटेल को कोट करना शुरू किया आरएसएस के बारे में, फिर इन्होंने ये कहा कि ऐसा है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि इन सब चीजों में अभी थोड़ा सा वो है, लेकिन ग्राउंड पे इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। जी तो सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, जिस तरह से अभी संसद की कार्यवाही चलते हुए देख रहे हैं, खैर अभी फ्लोर टेस्ट जो ऑफिशियली होना चाहिए वो भी बाकी है। देश में अभी से जो है नीट को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, और देश के युवाओं को लेकर, देश के युवाओं की मनोस्थिति, अग्निवीर का मामला वैसे अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा खड़ा है, और बारिश जो है पहले ही राउंड में जिस तरह से विकास की पोलें खुली हुई हैं, आप आने वाले दिनों में इस सरकार की किस स्थिति कैसी देखते हैं? ये क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है आगे? नहीं, देखिए, एक तो चीज ये है कि मोदी जी जीवन भर 10 साल में गठबंधन सरकारें कितनी खराब होती हैं, गठबंधन सरकार बिल्कुल होती है और चोरी होती है और बेईमान होती हैं, मालूम नहीं क्या क्या गठबंधन सरकार को गाली देते रहे। अब वो इस चीज को जरा पचा नहीं पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो अब गठबंधन सरकार के ही प्रधानमंत्री, वो जनरली इंप्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूटी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बार बार कह रहे हैं। और वो केवल अपने से नहीं, दिक्कत क्या हो रही है कि वो राष्ट्रपति से भी गलत बात कहलवा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार लिख टाइप करके भेजती है, राष्ट्रपति उसको पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति जी भी कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। अरे भाई, जो भी सरकार बनेगी वो बहुमत की ही होगी।
272 का आंकड़ा पार करके ही होगी। वो ये बार-बार ये कहना कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत, तीसरी बार वो कहलवाया जा रहा है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये गठबंधन की सरकार है। अब आप तो कहते आए थे कि इतनी ये रद्दी होती है सरकार, तो इसका मतलब रद्दी तो आप भी अब इस सरकार को चलाएँगे और वो सारे नंबर 1। नंबर 2 जो जो मुझे लगता है कि मोदी जी एक वो नीट से या किसी चीज़ से मेरे एक साथी कुछ एक शब्द यूज़ करने लगे हैं कि शुतुरमुर्ग वाली जो बीजेपी की स्थिति है कि मैं गर्दन अगर नीचे कर लूँगा तो ये सब समस्याएँ नहीं है। वो इट हैज़ कॉस्टेड देम 2024 का इलेक्शन एंड इट इज़ फर्दर गोइंग टू कॉस्ट। देखिए हम और आप बिल्कुल अगल-बगल हम लोग देख लिए हैं। आज से 2 महीना पहले जो एटमॉस्फेयर था, अप्रैल में जब इलेक्शन शुरू हुए थे, उस समय जो डर का और आतंक का माहौल था, आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज लोगों में उस तरह का डर नहीं है, जो डर आज से 4 महीना पहले, 3 महीना पहले हम लोग देखते थे। आज आप उसका रिफ्लेक्शन जुडिशरी में भी देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जब वो महिला जज एक ऑर्डर लिखवाती हैं, तो वो ठोक के ऑर्डर पे लिखा गया है, स्पष्ट स्पीकिंग ऑर्डर है, जहाँ पे वो रेफरेंस लेती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने ऐसे-ऐसे कहा था कि भाई लोअर कोर्ट। आज जब हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को छोड़ा जाता है, तो वो साफ-साफ स्पीकिंग ऑर्डर है। वो केवल ये नहीं कर रहे हैं, वो फिर लिखवा रहे हैं कारण कि ऐसे-ऐसे। तो मेरा कहना ये है कि ये बहुत ही फ्लिम्सी ग्राउंड पे है। वो नीट से रोज मेरे हिसाब से नीट वाली जो चीज़ है शायद अब ये बात हो गई है तय कि नीट पे भी चर्चा होगी लोकसभा में, लेकिन चर्चा हो चाहे ना हो, इंडिया गठबंधन अपना पॉइंट स्कोर कर रहा है। वो बिल्कुल नीट के लोगों के साथ ये बात हो रही है कि भाई इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस पे चर्चा हो, इस पे कोई सॉल्यूशन निकले, कुछ बच्चों का जो है उसकी कैसे क्षतिपूर्ति होगी, उस पे कुछ बात हो, लेकिन बीजेपी से भाग रही है। बीजेपी की ये जो स्थिति है, वो अब राम मंदिर अंदर नहीं चलेगा। ये बीजेपी को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। बीजेपी हाँ, नहीं जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। दूसरा एक मैं अंतिम बात कहेंगे, एक थोड़ा मुझे एक चीज से अब चक्कर क्या हो रहा है कि जब ये सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं तो सबके तार कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ रहे हैं। वो कोई भी घोटाला हो उसमें मयूर भाई जो जो मुझे जो ज्यादा मतलब जो ज्यादा खतरा कह लीजिए या जो जिसका मुझे एक वो है, गुजरात में बीजेपी और गुजराती में फर्क है जी। एक कुछ लोग एक सत्ता को एक ढंग से करके उस पर कब्जा कर लिए हैं और वो वहां से रन कर उनका हेडक्वार्टर बाय द वे आज की तारीख में गुजरात का में है। वो कोई गुजराती नहीं है। मतलब हो क्या रहा है कि ये फर्क जरा करना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि आम आदमी को लग रहा है अरे गुजरात, वो फिर गुजरात और गुजराती का फर्क नहीं रह जा रहा है। वो आपकी बात बहुत सही है। वो एक बड़ी चिंता की बात है। मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में जब मैं घोटाले, अब देखिए गुजरात में कोई भी घोटाला या गुजरात से होता है तो मुझे उसकी खबर तो दिखानी होती है। मुझे मेरे पास जो अगर वैल्यू एडिशन वाली जानकारी हो तो वो मुझे देना होता है, मेरी जिम्मेदारी। उन प्रोग्राम्स में मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए इससे गुजरातियों के प्रति देश के लोग जो हैं कोई अपना नजरिया जो है पक्का ना करें। हम अलग लोग हैं, ये है गुजराती, लेकिन ये कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो कि उस टोली का हिस्सा है जिन्होंने हर पूरी सिस्टम को खोखला कर दिया है। क्योंकि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, वो दोनों नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे देश पे हैं। ऑब्वियसली जो है उनके साथ जो भी और उनकी पूरी वो टोली जो होगी उसमें वही लोग होंगे ज्यादातर जो कहीं ना कहीं गुजरात से कनेक्शन वाले होंगे, लेकिन वो कम और गिने चुने लोग हैं। उन लोगों की हरकतों से गुजरात और गुजरातियों के बारे में कोई अपनी राय जो है वो पक्की ना करे मेहरबानी करके, क्योंकि अभी हम लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं बार बार, नाम निकलता है क्या करें, आम गुजराती शर्मिंदा होता है। नहीं मयूर भाई मैं ऐड कर दूं, देखिए ऐसा ना कि एक एक समय स्मगलरों का गैंग और ये सब गैंग बॉम्बे से ऑपरेट करते थे, लेकिन वो स्मगलरों के गैंग थे, वो सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे जो इस तरह के काम करते थे। लोकेशन उनकी बंबई या महाराष्ट्र थी, लेकिन मराठियों को कोई नहीं, दोनों अलग अलग सेपरेट चीजें थी। मोदी जी ने क्या कर दिया है, गुजरात मॉडल को इतना ज्यादा बेच के उन्होंने वो फर्क, पहले उन्होंने गुजरात और गुजराती का फर्क हटा दिया था। अरे अपने भाई
ये भाई, अब हो क्या गया है कि जनरली आदमी के दिमाग से ये हटाना मुश्किल हो रहा है कि भैया ये एक चंद लोग जिस तरह पे सत्ता सत्ता को काबिज करके हेडक्वार्टर वहां बना लिए हैं, वो हेडक्वार्टर कल के दिन कहीं भी हो सकता था, कहीं भी हो लेकिन सकता है। वो कहीं भी हो सकता था, क्योंकि उसका एक हेडक्वार्टर का एक प्रमुख वर्किंग हेडक्वार्टर पीएमओ मतलब दिल्ली में भी है, वहां से भी बहुत सी चीजें संचालित होती हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक शायद हम लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को, इन लोगों का जो वो और आम गुजराती का फर्क, गुजराती और गुजरात में इस तरह के होने वाले कार्यकलापों का फर्क समझाना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत सही बात है। वो तो आपने अब लगातार हम तो कहते हैं हमारे कार्यक्रमों में, आपने भी कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज चीजें ऐसी ऐसी निकल के आ रही है हमारे प्रदेश से जुड़ी हुई कि जो आम गुजराती को शर्मसार करती है कि ये इससे हमारा नाम कैसे जुड़ गया, है ना। ये सब चीजें हो रही है। अभी ये नीट का मामला है, गोधरा में उसमें पूरा मामला हुआ है, तो और बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ रही है। पर बड़ी अच्छी बात हुई मुझे लगता है कि वो जो यूपी कंटेक्स्ट में आपने वो जो बात बताई दर्शकों को, उस रिपोर्ट और आपकी जानकारी के आधारित जो आपने एग्जांपल्स वगैरह दिए कि हाँ इस बार जो है वो जो चाहते थे वो उस तरह का मैनिपुलेशन या तो कहते फैब्रिकेशन कम जो हो भी पाया, कहें कम हो वो पाया, कर नहीं वो कम नहीं हो हो पाया। पाया। और नहीं, मैं मुझे कह रहा हूँ लगता है कम कि कम हो पाया मयूर भाई, कम मैं हो कह रहा पाया, हूँ कम हो हाँ पाया कम, जी। हाँ मतलब मैंने कहा कि उस तरह का नहीं कर पाए, जितना जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि आनंद जी बड़ी विनम्रता से हमारे जैसे लोगों को थोड़ा बहुत जो इसमें श्रेय लेना चाहिए कि हमने वो दबाव बना के रखा बहुत पहले से सबने, कि ये सिर्फ मतलब लोगों के वोट से नहीं जीतते हैं, ये मैंडेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हम लगातार कहते रहे कि एक मूवमेंट भी बनी, एक दबाव भी बना। मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना फर्ज जो हम लोगों ने भी अदा किया। तो ये है पूरा बातचीत। आप दर्शकों से मैं उनके पास सीधा संबोधित करने के लिए जाऊं, उससे पहले सर आपका धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर धन्यवाद। आपका जुड़ने के थैंक यू मयूर भाई, थैंक यू। लिए। तो दोस्तों आनंद वर्धन सिंह साहब थे, आपने सुना। और यही हम चुनाव से पहले भी कहते थे, चुनाव के बाद फिर से कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है, साबित हो रहा है कि जनसभा जिसमें भाड़े की भीड़ हो और वो पालतू पत्रकार और पालतू चैनल जहाँ पे आपकी वाहवाही होती हो, और उसके जरिए अगर आप ये कोशिश करें एक तरह का नैरेटिव बनाने की या तो एक परसेप्शन बनाने की कि आप ही जो है वो इस देश की जनता के हृदय सम्राट हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा कभी था भी नहीं। और इस बार क्योंकि आपका वो पत्ता नहीं चला जो प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप ही के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, चाहे वो पार्टी के लोग हों या सरकार में बैठे अफसर हो, तो तब जाके ये मामला हुआ है। और मुझे लगता है कि इस चीज को और जो है चैलेंज करना चाहिए। सुनने में आया है, मुझे बताया गया है कि इसको बहुत लीगली जो है चैलेंज किया जा रहा है, इस चुनाव के परिणाम को, और कुछ विशेष जो बैठक हैं जो सीट्स है वहां पे, तो वो होगा और उस पर अगर ठीक से कार्रवाई होगी, जांच होगी, तो वहां आपको बिल्कुल जो है वो दूध का दूध पानी का पानी शायद 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा। ये बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या बनती है, लिख के आप हमको जरूर से जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।